हेलो गाइस, वेब कसाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस हमारे इस चैनल पे हम लोग कोशिश करते हैं कि सीएसएस को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपको सीएसएस समझ में भी आए, आसान भी लगे। और उस कोशिश में आज हम लोग सेलेक्टर सीखेंगे। सेलेक्टर आप ज़रूर यूज़ किए होंगे, बट हम सेलेक्टर बेसिक से लेके प्रो तक कैसे यूज़ करते हैं वो इस वीडियो में सिखाएंगे। तो स्टार्टिंग का तो जो थोड़ा बताएंगे वो आपको पहले से पता होगा, बट स्टिल वो एक रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो हम यहाँ से शुरू करेंगे, एडजेसेंट सेलेक्टर, नेक्स्ट सिबलिंग, सब्सिक्वेंट सिबलिंग, सूडो सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जब ये सब पे हम लोग आएंगे तो ये थोड़ा एडवांस सेलेक्टर है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को HTML भी साथ साथ देखना है और स्टाइल भी साथ साथ देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि HTML और CSS को स्प्लिट कर रहे हैं। CSS को इधर करते हैं, ठीक है, यहाँ से CSS डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस साइड हमारा HTML है, इस साइड हमारा CSS है, ठीक है। HTML में हम लोग इस सेक्शन को लाने के लिए ये एक वेलकम सेक्शन बनाया है, ठीक है। फिर इसको स्टाइलिंग करने के लिए इसका इधर CSS लिखे हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आईडी सेलेक्टर देखते हैं। तो आईडी सेलेक्टर के लिए हम लोग आईडी दिए हैं आईडी टेस्ट के नाम से, ठीक है। और फ्रंट एंड में अगर हम लोग इस सेक्शन में आएंगे तो ये हमारा आईडी है, ठीक है। तो चलिए आईडी सेलेक्टर में आईडी को लिखने के लिए हम लोग हैश पाउंड का साइन देते हैं, या फिर हम लोग हैश भी बोलते हैं, हैश आईडी टेस्ट। इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन दे देते हैं, और कलर तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आईडी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। अब हमारा क्लास है, चलिए इसको हम लोग पहले आईडी है तो आईडी ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्लास को सेलेक्ट किया, तो इसको बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देते हैं, जैसे, ठीक है। तो इसका ये कलर लग गया। तो ये तो नॉर्मल है कि हम लोग हमेशा ये यूज़ करते हुए आ भी रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे हम लोग मान लीजिए आपको प्रायोरिटी बढ़ाना है, मतलब क्लास टेस्ट हम लोग लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी हमको कलर चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारे पास कंटेनर है। तो अगर हम लोग कंटेनर के साथ क्लास टेस्ट लिख के बैकग्राउंड कलर अगर ये दे देते हैं तो ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो ये जो हम लोग अभी किए कंटेनर के साथ क्लास टेस्ट लिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेटर, ठीक है। मतलब हम लोग दो क्लास को, एक आईडी, एक क्लास को, मतलब तीन क्लासेस को, जब हम लोग मल्टीपल क्लासेस को एक साथ लिखते हैं तो इसको कॉम्बिनेटर बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन भी अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब मान लीजिए क्लास टेस्ट के साथ ही हम लोगों का कोई इसमें क्लासेस नाम का एक क्लास लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, क्लास टेस्ट और क्लासेस ये एक साथ है, ठीक है। तो अब हम लोग के पास एक और क्लास मिल गया, तो इसका प्रायोरिटी और बढ़ाने के लिए हम लोग देखिए यहाँ कंटेनर और क्लास टेस्ट के बीच में हम लोगों ने स्पेस दिया। क्यों दिया, क्योंकि कंटेनर एक अलग है, उसके बाद एक हमारे पास दूसरे डिव में क्लास टेस्ट नाम का क्लास है। लेकिन ये जो क्लासेस नाम का क्लास है ये क्लास टेस्ट के साथ ही है।
तो जब हम लोग इस क्लासेस को लिखेंगे तो क्लास टेस्ट और क्लासेस के बीच में स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ कलर दे देते हैं। इसका कलर हम लोग ऐसे सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि HTML को सेव नहीं किया, सॉरी। अब देखिए चेंज हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रायोरिटी बढ़ा दिया, इसलिए इसको नहीं ले रहे। ठीक है, इसको हम लोग इसके ऊपर भी लिखेंगे फिर भी उसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक क्लास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ठीक है, इसको भी रहने देते हैं वैसे हम। अब हम लोग आते हैं अगला। अगला हमारा क्या है, टैग सेलेक्टर। ठीक है, टैग सेलेक्टर मतलब नॉर्मल, जैसे ये हम लोगों का ये H2 में लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग H2 को कलर रेड दे देंगे। ठीक है, तो ये H2 हमारा रेड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया टैग सेलेक्टर, मतलब इसके आगे ना डॉट लगाए हैं ना पाउंड लगाए हैं, कुछ भी नहीं लगाए हैं, वो अपना टैग अकेले है। ठीक है, तो इसको टैग सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एडजस्ट, मतलब ये तो अब तक तो जो बताएं ये तो नॉर्मल CSS है, ये आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा एडवांस सेलेक्टर पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिव है, बॉक्स का कहिए या फिर कहिए एडजेसेंट सेलेक्टर का। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे पीस लिखे हैं, H3 लिखे हैं, फिर P लिखे हैं, फिर एक डिव के अंदर P लिखे हैं, फिर H2 लिखे हैं और एक लिस्टिंग भी लिखे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इस एडजेसेंट सेलेक्टर को टारगेट करते हैं और सिंपली लिख देते हैं P। इसको कलर दे देते हैं हम लोग रेड। ठीक है, तब क्या हो रहा है कि इसके अंदर जितने P हैं, ठीक है, अभी देखिए यहाँ क्या हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे H2 को टारगेट किया था रेड, तो अब इसको पूरे वेब पेज में जहाँ भी H2 मिल रहा है वो सबको रेड कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, एडजेसेंट सेलेक्टर में जितने भी P थे सबको वो रेड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं एडजेसेंट सेलेक्टर P, एडजेसेंट सेलेक्टर का एडजेसेंट P मतलब उस डिव का, मतलब इस डिव का जो जस्ट उसके बाद P है, उसका कलर हम लोग ब्लैक कर देते हैं। नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रेड रहा क्योंकि वो एग्जाम्पल के बाद है। यस, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी मतलब इसके पहले जितने भी पीस थे उसको वो रेड कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या किया कि जितने भी एडजेसेंट सेलेक्टर के पी हैं उनको ब्लैक कर दिया। लेकिन आप जैसे ये फ्रंट एंड में देख रहे हैं कि एक लाइन हम लोगों का एडजेसेंट सेलेक्टर का पी रेड है। क्यों रेड है, क्योंकि ये जो पी है, ये इस पी के पहले एक और इसको डिव मिल गया, तो जैसे ही एक और डिव मिला तो मतलब इसका यहाँ पे चेन ब्रेक हो गया। ठीक है, क्योंकि अब ये जो पी है वो इस एडजेसेंट सेलेक्टर का, मतलब इस
डिव का एडजेसेंट पी नहीं है, मतलब उसके जस्ट बाद का पी नहीं है। ठीक है, अब इसको और एग्जांपल में बताते हैं कि जैसे अगर हम लिखते हैं एडजेसेंट सेलेक्टर का पी प्लस पी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इस डिव का जो एडजेसेंट पी हुआ उसके बाद प्लस पी, मतलब इसके बाद जो पी मिला उसको वो ब्लैक कलर देगा। इसके बाद फिर अगर पी मिला तो फिर उसको ब्लैक कलर देगा। लेकिन इसके बाद फिर H3 आ गया, मतलब यहाँ चेन ब्रेक हो गया। ठीक है, चेन ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद अगला पी मिला तो इसको फिर वो रेड ही करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये चेन ब्रेक हुआ H3। ठीक है, उसके बाद फिर वो रेड कर दिया। उसके बाद अब जितने थे वो सबको अब वो रेड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये चेन ब्रेक हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक दो और पी बढ़ाते हैं तो वो सब ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, पी प्लस पी, मतलब ये जो पी है इसके पहले एक पी होना जरूरी है। ठीक है, तो जब हम इस डिव के पहले पी पे आए तो इसके पहले कोई पी नहीं था, इसीलिए जो पहला पी है वो रेड ही कलर रहा। लेकिन इस पी के बाद एक पी है, मतलब इस पी के पहले एक पी मिल रहा है, फिर इस पी के पहले भी एक पी मिल रहा है। तो अगर इस पी के पहले पी मिलेगा तो उसको कलर वो पर्पल दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सेलेक्ट कर लिए। तो मतलब देखा जाए तो हम नेक्स्ट सिबलिंग हम लोग यहाँ पे फॉलो हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ ना लिख के, सॉरी, ठीक है, तो इसको कहते हैं नेक्स्ट सिबलिंग। सिबलिंग मतलब भाई बहन। ठीक है, तो उस तरीके से ही ये हर एक पी को सर्च किया और जहाँ जहाँ उसको अपने पी से पहले एक पी मिला वहाँ पे वो उसको कलर ब्लैक कर दिया। ठीक है, ब्लैक कलर तो डिफ़ॉल्ट होता है। चलिए इसको हम पर्पल करके देखते हैं। ये देखिए ये सब अब पर्पल हो गया। ठीक है, उसी तरह जैसे यहाँ पे ये रूल ब्रेक हो गया H3 का, अगर इसके बाद हम लोग और पी अगर देते हैं, ठीक है, फिर देखिए उसको वो मिलने लगा। क्या मिलने लगा, H3 के बाद इसको P मिला, लेकिन इसके पहले P नहीं था तो ये रेड ही कलर रहेगा, क्योंकि हम लोग इस डिव के सारे P को रेड कलर बोले हैं। ठीक है, लेकिन फिर ये P आया, इस P को अपने पहले एक P मिल रहा है तो ये पर्पल हो जाएगा। फिर ये इस P को भी अपने ऊपर एक P मिल रहा है तो ये भी पर्पल हो जाएगा। तो जब तक उसके ऊपर एक P मिलते जाएगा तो वो पर्पल होते जाएगा। ठीक है, उसी तरह इस डिव के अंदर केवल एक ही P है तो ये रेड कलर का हो गया, और यहाँ पे रूल ब्रेक हो गया। उसके बाद भी केवल एक ही P है, इसीलिए वो भी रेड ही है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ भी और P देंगे तो ये सब अब पर्पल हो जाएगा। देखिए अब ये जितना नया आया ये सब पर्पल हो गया। इसके बाद भी एक P आएगा तो ये भी पर्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडजेसेंट सिबलिंग वर्क करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा P हो गया, इसको कंट्रोल Z करते हैं। कंट्रोल Y सेव। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे देखा जाए तो नेक्स्ट सिबलिंग यहाँ देख लिया, लेकिन नेक्स्ट सिबलिंग यहाँ पे भी ULLI में भी एक बार करके देखते हैं। ULLI बोल रहे हैं इस डिव में। ठीक है, तो जैसे इस डिव का नाम है नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं कि
जितने भी बॉक्स आइटम हैं सबका बैकग्राउंड कलर ये बेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सबका कलर बेस हो गया। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया, मतलब अब सब सारे बॉक्स को ये कलर मिल गया। अब हम लोग क्या कहते हैं कि अगर नेक्स्ट डिव है तो फिर उसका बॉक्स आइटम प्लस बॉक्स आइटम इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा मरीन कर देते हैं। तो ये देखिए 2, 3, 4 पे किया, क्यों? एक बार फिर से बताते हैं। ये क्या बोल रहा है? बॉक्स आइटम के पहले बॉक्स आइटम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला बॉक्स आइटम पहले देखा तो इसके पहले बॉक्स आइटम नहीं है, तो जो एक नंबर जिस पे लिखा है वो बेस ही कलर रह जाएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आया तो यहाँ बॉक्स आइटम है और इसके पहले भी बॉक्स आइटम है, तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक्वामरीन दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगले बॉक्स आइटम पे आया तो इसके पहले भी बॉक्स आइटम मिल रहा है, तो 3 नंबर को भी एक्वामरीन कलर मिला। सेम 4 के ऊपर भी बॉक्स आइटम है तो वो भी हो गया, लेकिन उसके बीच में देखिए अब स्पैन आ गया और स्पैन में बॉक्स आइटम नाम का क्लास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? हमारा रूल ब्रेक हो गया। रूल ब्रेक हो गया तो फिर अगले पे आया बॉक्स आइटम, लेकिन इसके ऊपर इसको बॉक्स आइटम नहीं मिला तो फिर से उसको जो डिफ़ॉल्ट कलर हम लोगों ने हर बॉक्स आइटम को दिया है वो मिल गया। फिर 6 नंबर को अपने ऊपर बॉक्स आइटम मिला तो फिर वो एक्वामरीन हो गया। 7 नंबर को अपने ऊपर मिला तो वो भी एक्वामरीन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कलर चेंज किए। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं कि अगर नेक्स्ट है उसमें अगर स्पैन है नहीं, स्पैन वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर हम लोग कहते हैं नेक्स्ट में अगर क्लास रेड है उसका अगर बॉक्स आइटम है तो उसका बैकग्राउंड अब हम लोग येलो करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अब सबसे पहले तो ये नेक्स्ट डिव, ये हमारा नेक्स्ट डिव हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सीधे क्लास रेड को ढूंढेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लास रेड मिल रहा है। ठीक है, अब क्लास रेड के बाद क्या बोल रहा है कि रेड के ऊपर कोई बॉक्स आइटम अगर दिख रहा है, ठीक है, मतलब अब इस रेड वाले डिव के बाद ही ये जो हम पूरा प्रोसेस किए वो सारा प्रोसेस अब इस रेड डिव के बाद वो ढूंढेगा। ठीक है, अब रेड डिव के बाद जो हमारा बॉक्स आइटम है ये बॉक्स आइटम है। ठीक है, तो 3 नंबर को देखिए वो येलो दे दिया। ठीक है, लेकिन 4th नंबर में हम लोगों के पास रेड नहीं है। ठीक है, तो वो फिर से वो बेस कलर नहीं दिया क्योंकि ये वाला कंडीशन उसको मिल रहा है एक्वामरीन वाला, तो एक्वामरीन वाला कलर मिला। यहाँ फिर रूल ब्रेक हो गया। रूल ब्रेक हुआ तो फिर बॉक्स आइटम को ये कंडीशन भी नहीं मिल रहा है, मतलब इसके ऊपर बॉक्स आइटम नहीं मिल रहा है, तो ये बेस कलर ले लिया। ठीक है, फिर अगले पे आया तो फिर उसको रेड कलर मिला। ठीक है, तो रेड कलर मिला लेकिन इसके ऊपर बॉक्स आइटम भी है, तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो उसको एक्वामरीन दिया। ठीक है, लेकिन 7 नंबर को क्या मिला? 7 नंबर को ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि क्लास रेड के बाद बॉक्स आइटम है, तो क्लास रेड के बाद बॉक्स आइटम है और इसके ऊपर भी बॉक्स आइटम है, तो ये फिर इसको येलो कलर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे रेड नहीं है
तो हमारा कंडीशन फेल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे भी रेड क्लास लगा देते हैं तो देखिए ये फिर इसको ये वाला कंडीशन मिल गया कि इसको रेड क्लास मिल रहा है बॉक्स आइटम के पहले, तो फिर उसको येलो कलर दे दिया, तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा था, तो ये येलो कलर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट सिबलिंग यूज़ करते हैं। अब बारी आती है सब्सिक्वेंट सिबलिंग। ठीक है, अब ये सब्सिक्वेंट सिबलिंग क्या करता है कि एग्जाम्पल से बताते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग सब्सिक्वेंट डिव को अब पकड़ते हैं, तो सब्सिक्वेंट सिबलिंग में हम लोग इसको टिल्डे साइन बोलते हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप 1 के बगल में साइन है, या जनरली हर कीबोर्ड में स्केप के नीचे और 1 के बगल में और टैब के ऊपर ये एक साइन है, तो वो शिफ्ट के साथ दबाना होता है, इसको टिल्डे बोलते हैं। तो अगर इसका बॉक्स आइटम है तो बैकग्राउंड कलर, फिलहाल इसको पर्पल कलर करके देखते हैं, ये सेव हो गया है ना। सब्सिक्वेंट का बॉक्स आइटम बैकग्राउंड कलर पर्पल। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट के बॉक्स आइटम का बॉक्स आइटम, ठीक है, तो क्या होगा, जितने भी हमारे बॉक्स आइटम है वो सब पर्पल हो गए, लेकिन पहले को नहीं किया, क्योंकि इस बॉक्स आइटम के बाद जितने भी हैं वो सबको कर देगा। इसमें इस सेलेक्टर में फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग इसके पहले वाले सेलेक्टर में देखे थे कि अगर बीच में कोई रूल ब्रेक होता है तो वहाँ से वो काम करना बंद कर देता है या फिर वहाँ से काउंट करना शुरू करता है। लेकिन इसमें सेम HTML लिए हैं, इसमें भी एक बीच में ब्रेकर लिए हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसके बाद भी वो जंप करके उसके आगे को भी वो कलर देता है। अब लेकिन हम मान लेते हैं कि बॉक्स आइटम के साथ एक रेड क्लास है, अगर हम बॉक्स आइटम रेड कर देते हैं तो वो क्या करेगा कि रेड के बाद से वो कलर करना शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ रेड, अब रेड से पहले वो नहीं जाएगा, रेड के बाद जो बॉक्स आइटम मिलेगा, ठीक है, उसको वो पर्पल कलर कर दिया। इसमें क्या हो रहा था, बॉक्स आइटम के बाद जितने भी बॉक्स आइटम है, मतलब उसके सिबलिंग है, मतलब इस बॉक्स आइटम के जितने भी सिबलिंग है, मतलब ये बॉक्स आइटम को वो इग्नोर कर देगा, इसके बाद जितने भी सिबलिंग है उसको ये पर्पल कलर कर देगा। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि बॉक्स आइटम और रेड भी अगर है, ठीक है, अब यहाँ पे हम बॉक्स आइटम नहीं भी लेंगे तो चलेगा, अगर हम केवल रेड भी लिखेंगे तो उसको वो नहीं देगा, उसके बाद जितने भी चाइल्ड में बॉक्स आइटम है वो सबको देगा। अगर हम बीच में किसी से बॉक्स आइटम निकाल देते हैं, ठीक है, तो 6 नंबर को देखिए वो कलर नहीं दिया, और बॉक्स आइटम के साथ ही हम CSS लिखे हैं इसलिए वो बिगड़ गया। ठीक है, तो इसको Ctrl Z करते हैं। उसी तरह अगर हम ग्रीन कर दें इसको, ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रीन क्लास है, तो क्या करेगा कि अब वो इसके ऊपर तक सबको इग्नोर कर देगा, केवल 7 को और 8 को वो पर्पल कलर करेगा। सेव किए, ये देखिए 7 और 8 को केवल पर्पल कलर किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सब्सिक्वेंट सिबलिंग को टारगेट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सूडो सेलेक्टर। ठीक है, सूडो सेलेक्टर तो बहुत बार यूज़ किए हैं। अब सूडो सेलेक्टर को ना में क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफिक बॉक्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ हमारे पास सूडो क्लास है,
सूडो क्लास लिए, ठीक है। सूडो सेलेक्टर लिखने के लिए ये कोलोन का साइन देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास है nth चाइल्ड, ठीक है। मतलब nth मतलब मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं n, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होता है यहाँ, जैसे कि अगर हमको ये थर्ड बॉक्स को टारगेट करना है, ठीक है। तो ये सूडो क्लास में ये थर्ड चाइल्ड है, तो nth चाइल्ड क्या, थर्ड, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अब कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लोग देते हैं बैकग्राउंड एक्वा, nth चाइल्ड सेलेक्टर सूडो nth चाइल्ड, ओके। नहीं, सूडो का नहीं लेगा, ये हम लोगों को बॉक्स आइटम को टारगेट करना होगा क्योंकि सब में बॉक्स आइटम है। तो बॉक्स आइटम nth चाइल्ड 3, तो ये देखिए थर्ड को एक्वा कलर दे दिया, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग इसको 5 कर देंगे तो यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखिए ब्रेक आ गया, ठीक है। तो देखिए वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसको पांचवा मिला ही नहीं, ठीक है। 6 करके देखते हैं, 6 किए तो उसको मिल गया, तो काउंट किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छठा नंबर पे ये 5 नंबर लिखा हुआ हमारे पास है, तो वो इसको कलर कर दिया। तो आप कितना भी लिख सकते हैं, जैसे अभी 6 है, हम इसको 6 7 8 9, ऐसे 9 को टारगेट करते हैं और इसको कलर क्या है, ये पेरू, ठीक है। इसको ये पेरू कलर दे दिया, ठीक है। अब इसका nth सूडो सेलेक्टर से मतलब बहुत ही एडवांस है, मतलब अब जैसे जितना हम लोग मैथ्स में भी पढ़े हैं, अगर हम यहाँ nth चाइल्ड इवन कर दें, ठीक है। तो जितने भी इवन हैं 2 4, ये दिखने में 5 है लेकिन ये छठे नंबर पे है, इसलिए इसको कर रहा है 1 2 3 4, इसको भी काउंट कर रहा है 5, ये 6 7 8 9, तो जितने भी इवन नंबर पे हैं उसको ये कलर दे दिया। इसको अगर हम ऑड कर दें तो वो हर एक ऑड को ये कलर दे दिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास और भी क्या ऑप्शन है, सूडो बॉक्स आइटम nth अच्छा एक ये भी बता देते हैं, एक इसमें ये भी है फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। अगर हम लोग को फर्स्ट को टारगेट करना है तो हम लोग इसमें कलर करते हैं वाइट, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट चाइल्ड में कलर 1 कर दिया। उसी तरह हमारे पास एक लास्ट चाइल्ड है, तो वैसे ही हम लोग अगर यहाँ लास्ट चाइल्ड लिखेंगे तो ये लास्ट चाइल्ड का कलर वाइट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग nth चाइल्ड 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं और फर्स्ट और लास्ट के लिए एक स्पेसिफिक क्लास भी है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और हम लोग के पास क्या क्या सेलेक्टर है, जिसे लिखते हैं nth चाइल्ड
3n+1, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर #2121 और कलर #FFF, ठीक है। (3n+1), ठीक है। तो 3n, अगर 3n को अगर 0 लेते हैं तो 1 बचेगा, तो पहले को ये कलर दे दिया। फिर 3 1, अगर n की जगह पे 1 आता है तो 3 1 जा 3 +1 4, फोर्थ को 1 2 3 4, फोर्थ को ये ब्लैक कलर दे दिया। फिर 3n की जगह पे अब 2 लेते हैं तो 6 + 1 7, सेवन्थ को 1 2 3 4 5 6 7, सातवें को दिया। फिर उसके बाद अगर 4 ले 3 3 ज़ा 9, 3 लेते हैं तो 10th को करेगा, लेकिन 10th li हमारे पास नहीं है, इसलिए वो यहीं पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होता है 3n-1, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो नेगेटिव में अब जाएगा, ठीक है। तो 3n-1, तो पहले 0 हुआ तो वैल्यू -1 आया, तो -1 को तो वो कुछ नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। फिर दूसरा 3 1 जा 3 -1 2, तो देखिए सेकंड नंबर को कर दिया। 3 2 जा 6 -1 फिफ्थ नंबर, तो 1 2 3 4 5, लेकिन 5 नंबर पे हमारे पास बॉक्स आइटम क्लास ही नहीं है, ठीक है। तो वो इसको इग्नोर कर दिया। फिर आया 3 3 जा 9 -1 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर को ये ब्लैक कलर दे दिया। तो इस तरीके से सूडो सेलेक्टर का हम लोग यूज़ करके किसी भी लूप में किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग उसका स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग ये कब यूज़ करते हैं, अगेन ये हम लोग तब यूज़ करते हैं कि जब हम लोग के पास HTML मैनिपुलेट करने के लिए, चाहे HTML का हम लोग के पास एक्सेस नहीं है, एक तो ये कंडीशन हो गया। या फिर अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में ये जितने आइटम्स हैं ये डेटाबेस से लूप में आता है, ठीक है। लूप में आता है तो आप वहाँ पे फिर क्लास नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से क्लास भी लगाया जा सकता है, तो वहाँ अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट पे नहीं जा रहे हैं। जब हमारा काम CSS से ही हो रहा है तो क्यों जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। तो हम लोग पर्टिकुलर किसी बॉक्स आइटम को टारगेट करके nth चाइल्ड से उसका CSS अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर मान लेते फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड का फॉन्ट साइज 2 रैम करना चाहते हैं, तो हुआ है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखिए ये 4 रैम हो गया, ये 4 रैम हो गया, बाकी जितना पहले था उतना ही है, ठीक है। तो CSS से हम लोग कोई भी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास है एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि फेसबुक को हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक किए हैं, इंस्टाग्राम को किए हैं, लेकिन यूट्यूब को नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये पर्पसली नहीं किए हैं। तो अगर हम इसमें टारगेट लिखते हैं और इसको कलर दे देते हैं रेड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का कलर, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का कलर रेड हो गया, लेकिन यूट्यूब का ब्लू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें हम लोगों को टारगेट नाम का एट्रीब्यूट मिल रहा है, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं कि अगर हम लोगों को href
इक्वल्स टू youtube.com है, तो उसका कलर अच्छा रेड है ऊपर भी, तो इसको पेरू करते हैं। तो ये क्यों नहीं चेंज हुआ, होना चाहिए था। अच्छा यूट्यूब, ठीक है। तो ये देखिए यूट्यूब का कलर चेंज हो गया। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट करते हैं, दिखाई दे। ये देखिए अब ये इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका यूज़ अब हम लोग कब करते हैं, ठीक है। अब जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो क्या होता है ना कि सोशल मीडिया लिंक हम लोग बहुत जगह कॉल करते हैं। जैसे हेडर में भी कॉल करते हैं, फुटर में भी कॉल करते हैं। किसी किसी वेबसाइट में अगर कॉन्टैक्ट पेज पे भी, जहाँ हम लोग एड्रेस वगैरह देते हैं, वहाँ पे भी सोशल मीडिया लिंक देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग, क्योंकि आपको यूआरएल तो देना ही देना है, और ये facebook.com भी चेंज होना है नहीं, youtube.com भी चेंज होना नहीं है, instagram.com भी चेंज होना नहीं है, ठीक है। और ये सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने हेडर में ये क्लास के साथ पूरा CSS लिख दिया, ठीक है। इन फ्यूचर आपका प्रोजेक्ट कोई और बना रहा है, चाहे उसको अपडेट करने के लिए मिला, और उसको सोशल मीडिया लिंक लगाना है, ठीक है। उसको लेकिन पता नहीं है कि आप फेसबुक के लिए कौन सा क्लास लगाए हैं, इंस्टाग्राम के लिए कौन सा क्लास लगाए हैं। चलिए वो इंस्पेक्ट करके देख भी लेगा, लेकिन अब आप हो सकता है कि हेडर में हेडर क्लास के साथ सोशल मीडिया का आप CSS लिख दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो सेम CSS वो नहीं कर पाएगा कॉपी, ठीक है। लेकिन अगर आप href के साथ लिख रहे हैं तो इतना तो श्योर है कि ये youtube.com नाम का जो भी हम ये क्लास मतलब सेलेक्टर लिए हैं, ये और कहीं यूज़ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ ये जहाँ भी सोशल मीडिया है बस वहीं यूज़ होगा। तो अगर आप URL के साथ सोशल मीडिया का लिंक देते हैं तो कोई भी इन फ्यूचर कहीं भी सोशल मीडिया का लिंक लगाएगा तो उसमें अपने आप ये जो भी आप CSS लिखेंगे वो CSS वहाँ पे लग जाएगा। तो बेस्ट यूज़ केस है सोशल मीडिया के लिए ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज़ करना। तो फिर तो जनरली इतने ही तरीके के सेलेक्टर होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर के और भी बहुत से ऑप्शन हैं, वो थोड़ा और वास्ट है, उसको थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करें। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। मैक्सिमम यूज़ हम लोग करते हैं ये nth चाइल्ड मतलब सूडो सेलेक्टर का, और ये सब जो सेलेक्टर है ना, ये इसका यूज़ बहुत कम होता है, और जनरली हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम लोगों के पास अगेन कोई प्रोजेक्ट पहले से है और उसमें हम लोग को चेंजेस करना है और हम लोग क्लास नहीं लगा सकते हैं। तो टारगेट करने के लिए हम लोग सिबलिंग्स का यूज़ करते हैं, और इसका जनरली बहुत कम ही यूज़ होता है। और इस सब्सिक्वेंट सेलेक्टर का मतलब इस टिल्डे का यूज़ एक दो जगह और होता है, ठीक है। जब हम लोग किसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे हम लोग चेकबॉक्स बनाए हैं और चेकबॉक्स सेलेक्ट है, तो उसको हम लोग सेलेक्टेड अगर है तो इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ हम किसी वीडियो में बताएंगे, मतलब इस सेलेक्टर का मतलब वहाँ पे ये सिबलिंग सेलेक्टर नहीं कहलाता है। जब हम लोग अभी जो हम लोग एग्जांपल दिखे यहाँ पे वो सिबलिंग सेलेक्टर कहलाता है, लेकिन जब हम लोग वो दूसरा एग्जांपल देखेंगे उसमें वहाँ पे वो सिबलिंग नहीं कहलाता है, वहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाता है,
ठीक है, साइन वही रहता है लेकिन वहाँ पे उस हम लोग दूसरे नाम से उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये सेलेक्टर समझ में आया होगा। ये सारे सेलेक्टर जो भी बताए हैं ये प्रैक्टिस का चीज़ है। अभी आप देखे होंगे कि हम खुद वीडियो बनाने में थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना यूज़ कीजिएगा एडजेसेंट सेलेक्टर, नेक्स्ट सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर, ये जितना यूज़ कीजिएगा उतना ये प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप हम आपको अच्छे से समझाएं सेलेक्टर, और इतने सेलेक्टर का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप किसी भी पेरेंट के चाइल्ड को, सिबलिंग को आप किसी भी प्रोजेक्ट में सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स लोग से भी सब्सक्राइब करवाइए अगर मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।